विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रथम यूनिट है उसके जो फर्स्ट लेसन है भारतीय संविधान सभा प्रमुख प्रश्न, प्रगतियाँ और दृष्टिकोण को हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आगे आज हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। और इसी के तहत आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन के विचार। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा की स्थिति, संगठन और कार्यप्रणाली के संबंध में विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ की गईं, लेकिन उन सब के टिप्पणियों को नज़रअंदाज करते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विचारक ने भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली को बहुत श्रेष्ठ कार्यप्रणाली बताया और उन्होंने इस कार्यप्रणाली की श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में जो है उन्होंने 3 बातें कही, जिसमें सबसे पहला है कि संविधान सभा ने जो भी कार्य किया वो सर्वसम्मति या सहमति से निर्णय लिए गए। दूसरी बात ये थी कि विभिन्न विरोधी तत्वों के बीच समन्वय या समायोजन के सिद्धांत को अपनाया गया। और तीसरी बात थी परिवर्तन के साथ चयन की कला के सिद्धांत को अपनाया गया। आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि सहमति का सिद्धांत या सहमति से निर्णय का सिद्धांत। ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विचारक का ये विचार था कि भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बहुत ही योग्य और हम कह सकते हैं कि ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ थे और उनके के द्वारा जो है ये सोचा गया कि संविधान निर्माण का कार्य जो है एक जो है हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य है और इसलिए बहुमत से निर्णय के स्थान पर सर्वसम्मति से निर्णय किए जाएं और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा जो तरीके अपनाए गए उनमें सबसे पहला उन्होंने जो तरीका अपनाया कि कांग्रेस विधानमंडलों की जो बैठकें होती थीं उनमें संविधान से संबंधित जो भी प्रावधान थे उनके ऊपर खुलकर विचार विमर्श होता था। उन बैठकों में सभी लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त करते थे और जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो A.K. अय्यर जैसे गैर कांग्रेसी सदस्य थे उनको भी उसमें आमंत्रित किया जाता। साथ ही साथ उन्होंने संविधान निर्माण के लिए जो समितियां गठित की थी उनमें सभी वर्गों, सभी समुदायों और सभी दलों को समुचित स्थान दिया था। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है इसमें जो मुस्लिम वर्ग थे उनके हितों का भी ध्यान रखते हुए इन समितियों में मुस्लिम सदस्यों को जो है स्थान दिया और भले ही वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो है प्रत्येक विषय के ऊपर इन समितियों में खुलकर विचार विमर्श होता था और जो है जो भी सुझाव दिए जाते थे उनमें जो है पूरी सहनशीलता बरती जाती थी और वाद विवाद को यहाँ पर सहनशीलता के साथ प्रोत्साहित किया जाता था। जिन भी सदस्यों के विचारों को अस्वीकृत किया गया तो अस्वीकृति के कारण स्पष्ट बताए गए, जिससे कि किसी भी सदस्य को जो है
ये महसूस ना हो सके कि उनके सुझावों का आदर नहीं किया गया, और इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य ये महसूस कर सके कि उसके विचार को भी जो है आदर की दृष्टि से देखा गया। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि वाद विवाद में सहनशीलता की प्रवृत्ति को अपनाया गया। इसमें जो इसमें जो है जो संविधान निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, उसके 7 सदस्य थे, और इस 7 सदस्यों में केवल के.एम. मुंशी जो थे वो कांग्रेसी सदस्य शामिल थे। के.एम. मुंशी जैसे कांग्रेसी सदस्य शामिल थे, और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जो कि कांग्रेस के कटु आलोचक रहे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण करते समय बहुत ही सहनशीलता के नीति को अपनाया गया, ताकि सभी वर्गों, समुदायों और हितों को जो है समुचित स्थान मिल सके, और वो सभी लोग जो है इसके निर्माण में अपनी सहभागिता व्यक्त कर सकें। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बहुमत की जीत के स्थान पर जो है सर्वसम्मति के निर्णय के आधार पर कार्य किया गया। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा को कई निर्णय लेने में कई ऐसे प्रावधान थे जिनके संबंध में निर्णय लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा समय जो है लगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा सहमति से निर्णय लेने के सिद्धांत को नहीं छोड़ा गया। इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो भाषा संबंधी प्रावधान है। भाषाई प्रावधान को जो है भाषाई जो प्रावधान थे उसके संबंध में निर्णय लेने में जो है 3 वर्ष व्यतीत कर दिए गए, लेकिन जब तक इसके ऊपर सर्वसम्मति नहीं बनी तब तक भाषा संबंधी प्रावधान को रोके रखा गया। इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि जो संघीय ढांचा है उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी जो है काफ़ी समय लगा, और इसमें भी सर्वसम्मति के सिद्धांत को अपनाया गया। इस संबंध में ये व्यवस्था की गई कि संघ की एकता भी बनी रहे और राज्यों की जो स्वायत्तता है वो उससे भी सुरक्षित बनाए रखा जाए, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण भी ना हो। साथ ही साथ इसमें अल्पसंख्यकों से संबंधित जो प्रावधान थे, जो व्यवस्थाएं थीं, उन्हें भी सर्वसम्मति से उनको भी जो है सर्वसम्मति से उनके संबंध में निर्णय लिए गए, जिससे कि वो लोग या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने को उपेक्षित महसूस ना कर सकें। इसके साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो प्रावधान थे उनके संबंध में भी सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए, और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है इन बातों के संबंध में या जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उनके संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के सिद्धांत को अपनाया गया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से निर्णय लेने में जिन तत्वों ने विशेष योगदान दिया संविधान सभा में, वो थे कि संविधान सभा के सदस्यों में जो है एकता की भावना, आदर्शवादिता का वहाँ का वातावरण और उद्देश्य की विद्यमानता, यानी सभी का उद्देश्य एक ही था कि सभी लोगों के विचारों का सभी लोगों के जो विचार थे उनका ध्यान रखा जाए, और उनकी सहभागिता के कारण सर्वसम्मति से निर्णय लेने में संविधान सभा के सदस्यों को बहुत अधिक सफलता मिली। दूसरा, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार दूसरा जो कार्यप्रणाली का दूसरा जो तत्व था वो था विभिन्न विरोधी तत्वों के बीच समायोजन का सिद्धांत। देखिए, समायोजन के सिद्धांत का आशय होता है कि उन तत्वों के बीच जो है समन्वय स्थापित किया जाए, एकता स्थापित किया जाए, जिन्हें अब तक एक दूसरे का
कटु विरोधी या जो है एक दूसरे का विपरीत माना गया हो, या जिन्हें एक दूसरे का अब तक विपरीत समझा जाता रहा हो, विरोधी समझा जाता रहा हो, ऐसे तत्वों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना जो है समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो तत्व कौन कौन से हैं जहाँ जो जिनके बीच समायोजन किया गया। तो सबसे पहला है संघात्मकता और एकात्मकता के बीच समन्वय। देखिए, भारतीय संविधान निर्माता जो थे वो संवैधानिक निर्णय लेते समय उन्होंने संघात्मकता और एकात्मकता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं या जो देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कहलाते हैं, उनके प्रमुख लक्षण होते हैं कि लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता। हम कह सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और द्वितीय सदन राज्यों का सदन होना। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि संविधान की कठोरता या संविधान कठोर होना, ये लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शक्तियों का 3 सूचियों के तहत विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के मध्य शक्तियों का विभाजन भी है। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। राज्यसभा को राज्यों का सदन माना गया है। और इस प्रकार से संविधान के कुछ उपबंध जो हैं वो कठोर भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में जो संविधान के लक्षण होते हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जैसे इकहरी नागरिकता, यहाँ पर संघ और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है। तो इकहरी नागरिकता, शक्तियों का जो है शक्तियों के विभाजन में केंद्र को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना, एकल न्याय व्यवस्था, आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्तियाँ और आर्थिक दृष्टि से राज्यों का कमज़ोर होना और राज्यसभा में सभी राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व मिलना, ये और एकल संविधान, ये ऐसे लक्षण हैं जो हमारे संविधान में एकात्मकता की पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसमें संघात्मकता और एकात्मकता के लक्षणों का समन्वय किया गया है। और हम कह सकते हैं कि केसी वेयर जैसे विचारकों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारत एक अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी बात है वो है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो है एक तरीके से सत्ता के विकेंद्रीकरण में समन्वय स्थापित किया गया है। यहाँ पर भारत में जो है स्थानीय स्वशासन सदियों से सशक्त रहा है या सदियों से विद्यमान रहा है और इसी के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में भी स्थानीय स्वशासन की बात कही गई या उसे अपनाया गया है। भारत में गांव के लिए ग्राम पंचायत और नगरों के लिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था या उनकी स्थापना पर जोर दिया गया है। और यहाँ पर ताकि स्थानीय इकाइयाँ जो हैं उच्च स्तर पर प्रतिनिधि भेज करके संसद का निर्माण कर सकें। दूसरी तरफ स्थानीय स्वशासन को अपनाने के साथ साथ यहाँ पर केंद्र को भी शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस प्रकार से एक तरफ तो शक्तिशाली केंद्र और दूसरा स्थानीय स्तर पर सत्ता का विभाजन, इन दो विरोधी तत्वों के बीच यहाँ पर समन्वय स्थापित करने का कार्य किया गया है।
और तीसरी बात जो है समायोजन का जो तीसरा तत्व है वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था व राष्ट्रमंडल की सदस्यता के बीच समन्वय। देखिए 1947 से पूर्व ये सोचा जाता था कि जो राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन भारत में जो है राष्ट्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था के होते हुए राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बनाए रखा। और इसके पीछे भी हम कह सकते हैं कि जो कारण है वो संविधान का लचीलापन है। भारतीय संविधान लचीला है जिसके कारण इस व्यवस्था को अपनाया जा सका। तो इस प्रकार से राष्ट्रमंडल की सदस्यता और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इन दोनों बातों को भारतीय संविधान में एक साथ अपनाया गया है। और तीसरी बात है परिवर्तन के साथ अन्य देशों के संविधान से चयन की कला को अपनाया गया है। देखिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में परिवर्तन के साथ अन्य देशों के जो श्रेष्ठ उपबंध हैं उनको भारतीय संविधान की भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर उन्हें अपने देश में अपनाया गया है। देखिए 1947 तक संवैधानिक सिद्धांतों का विकास हो चुका था और उस स्थिति में किसी मौलिक संविधान की स्थापना करने की बात सोच नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से जो है भारत में अन्य देशों के श्रेष्ठ उपबंधों को अपनाया गया। वे उपबंध जो कि वहाँ पर बहुत सफल हुए और उन उपबंधों को भारत में ये भी विशेषता है कि उन उपबंधों को भारत में जस का तस नहीं अपनाया गया, बल्कि उन्हें भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया और अनुकूल बनाकर उन्हें भारत में अपनाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान, ये बात जो है वो भारतीय संविधान के श्रेष्ठ निर्णय लेने की प्रक्रिया का ही परिणाम कहा जा सकता है।